Good morning friends, my name is Vijesh Bakliwal and welcome to your YouTube channel. आज के वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस का एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पेपर हुआ था, स्पेशली मध्य प्रदेश के लिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये पेपर डिस्कस करने के पीछे मेरा पर्पस ये है कि किसी भी एग्ज़ाम का पेपर हो, उसको किस तरह से एनालिसिस करते हैं। लाइक बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं, सब बोलते हैं कि भाई एनालिसिस करो, तो व्हाट डज़ इट मीन एक्चुअली, राइट? सो लेट ट्राई टू अंडरस्टैंड और थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो आई विल डिस्कस इन इंग्लिश, राइट? सो आप हिंदी का भी देख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द वाइन्योर ऑफ द थियरी ऑफ न्यू रियलिज्म या फिर न्यू रियलिज्म भी बोलते हैं इसको। तो इसके बारे में पूछे कि कौन है इसके वाइन्योर, राइट? सो इसका आंसर, बेशक अगर आपने इंटरनेशनल रिलेशन ठीक से पढ़ा होगा और आईआर की थीरीज आपने पढ़ी होगी तो आपको पता है कि इसका आंसर जो है केनीथ वॉल्ज है, राइट? इट इज़ लाइक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलर्स इन द स्टडी ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशनशिप, राइट? सो केनीथ वॉल्ज ये पर्सनैलिटी है, लेकिन हमको यहाँ तक सीमित नहीं रहना है, हमें इससे आगे भी समझना है। आगे क्या समझना है कि जो और भी थिंकर्स दे रखे हैं, जैसे कि अलेक्जेंडर वेंच या फिर बारा बेरी बुजान या फिर रॉल प्रेबिश, राइट? इनके बारे में भी हमको थोड़ी थोड़ी जानकारी होना चाहिए, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आने की संभावना रहे फ्यूचर में, तो हम ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्ट्स एंड दीज पॉलिटिकल थिंकर्स वी शुड बी इन अ पोजिशन टू आंसर दीज क्वेश्चंस, राइट? सो इसके बारे में हमको और समझने की आवश्यकता है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड बारा बुजान। ये बहुत ही वन ऑफ द लीडिंग पॉलिटिकल थिंकर हैं, तो उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ये देखिए। इनके बारे में कुछ वर्क है बेसिकली, वो हमको जानना है, क्योंकि अधिकतर कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है, अगर आपने उठा के देखा होगा तो ये पूछता है कि उन्होंने क्या क्या काम किया, वर्क क्या है, उसकी बुक्स क्या है, या फिर उसका कोर फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स क्या है, राइट? उनका मेन थिंकिंग क्या है। तो इसके बारे में हम समझते हैं कि बारी बुजान ने कौन कौन से काम किए हैं। तो उन्होंने सीबेट पॉलिटिक्स एक बुक लिखी है, मैं जो फेमस बुक्स है उनके बारे में बता रहा हूँ, राइट? और बाकी की बुक और भी आप सर्च कर सकते हैं, बट आई वुड से कि इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू सर्च यू कैन सर्च ऑन द गूगल और वट एवर यू वांट टू रेफर लाइक बुक्स एंड एक्सेट्रा, राइट? सो सीबेट पॉलिटिक्स जो कि 1976 में ये बुक लिखी है, इनके द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा ए सी ऑफ ट्रबल्स, सोर्स ऑफ डिस्प्यूट इन द न्यू ओशन ओरिजिन, ये बुक लिखी है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई वुड से पीपल, स्टेट्स एंड फियर, ये बुक इन्होंने लिखी। इसके अलावा भी और मैंने ये जानकारी दे रखी है, ये भी आप इसमें से रीड कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, राइट? तो इस तरह से हम आगे भी एनालिसिस करेंगे, राइट? सो पहला क्वेश्चन हुआ। इसके अलावा रॉल प्लेबिश, इनके बारे में याद रखिएगा। ये एक अर्जेंटीनियन स्कॉलर है पॉलिटिकल। ये बेसिकली डिपेंडेंसी थियरी, इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मतलब इनका नाम दे दिया रॉल का, प्लेबिश का, और पूछा कि बताइए ये किसके लिए फेमस है। सो आपको पता होना चाहिए कि ये डिपेंडेंट थियरी दी जाती है इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, आपने पढ़ा होगा तो, राइट? तो उसके लिए जाना जाते हैं। बेसिकली जो डिपेंडेंट थीरीज़ है वो 1960s एंड 70s के टाइम इमर्ज हुई थी। क्यों हुआ था? क्योंकि 1950s और 60s और 70s के टाइम बेसिकली बहुत सारी कंट्रीज़ थी जो कि इंडिपेंडेंट हुई थी फ्रॉम द कॉलोनियल रूल, राइट? तो कि हो ये रहा था कि ये थ्योरी बेसिकली इस तरह से एक्सप्लेन करती है कि जो डेवलप्ड कंट्री है उनके ऊपर जो डेवलपिंग कंट्री किस तरह से डिपेंडेंट है, like in terms of the resources, in terms of the political systems, and in terms of the culture and society and etc, कि कौन कौन सी वैल्यूज़ है, कौन कौन से इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, या फिर किस तरह से पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, राइट? तो ये थ्योरी इसके बारे में बताती है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए, राइट? अगला क्वेश्चन, इसके बारे में डिस्कस करने से पहले एक बारी बुजान है, इनके बारे में एक बात और याद रखिएगा कि इंग्लिश स्कूल ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स आती हैं एंड डेवलपिंग थियरी ऑफ सिक्योरिटाइजेशन के लिए जाने जाते हैं, राइट? सो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
राइट। चलिए अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं कि विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट टिपिकली एसोसिएटेड विथ आइडियोलॉजिकल इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन हैं कि इसको आप लाइक कॉमन सेंस से बोलते नहीं यार, कॉमन सेंस है कि नहीं, तो कॉमन सेंस अगर आपके पास है तो आप इस तरह के क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन में या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर देखते हैं तो आइडियोलॉजी से रिलेटेड कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एसोसिएटेड नहीं हैं, राइट। कि जैसे कि प्रोवाइडिंग ए फ्रेमवर्क फॉर द पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, एब्सोल्युटली ये तो होना ही चाहिए, राइट है। फिर दूसरा रिफ्लेक्टिंग ए कोहेरेंट सेट ऑफ द बिलीफ, बिल्कुल होना चाहिए, तभी तो आपका किसी कंट्री के साथ अच्छा रिलेशन होगा। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है उसमें देखिए बीइंग द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय ऑल द नेशन, तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय ऑल द नेशन ये इम्पॉसिबल है कि कोई भी रेजोल्यूशन आता है या फिर कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम आता है या फिर कोई भी एग्रीमेंट आता है या फिर कोई भी प्रोटोकॉल आता है, सारी कंट्री है पूरे वर्ल्ड की वो एक साथ किसी भी चीज़ को लेकर स्वीकार नहीं करती है, आपने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा होगा। और उनकी आइडियोलॉजी भी सेम नहीं होती है, कोई कैपिटलिज्म को फॉलो करती है, कोई सोशलिज्म को फॉलो करती है, कोई मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करती है लाइक इंडिया, राइट। तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका आंसर सी होना चाहिए, राइट। बाद में एक और पॉइंट लिखा है कि इन्फ्लुएंसिंग द डोमेस्टिक एंड द फॉरेन पॉलिसी, यट यस आपके इसके बारे में पता होना चाहिए। ये 3 पॉइंट आप याद रख लीजिए कि ये इंटरनेशनल रिलेशन में अगर कोई बात की जाती है तो ये 3 चीज़ें होती है, कौन सी नहीं होती है वही पूछा था और उसका आंसर सी है। समझ में आया? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं कि हु सेड दैट पावर इज ऑलवेज स्टेट्स इन्फ्लुएंस द पॉलिसीज ऑफ अदर स्टेट्स मोर देन देयर ओन। ठीक है, कि पावर इज़ वेयर, मतलब पावर वहाँ पे जो कि स्टेट अपनी पॉलिसी अपनी पॉलिसी को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने से भी ज़्यादा वो दूसरे स्टेट की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करता है, राइट। तो ये स्टेटमेंट किनीज एंड वॉल्ज ने दिया है एंड दैट पर्सन इज़ अ फाउंडर ऑफ द न्यू रियलिज्म, राइट। फिर इसके बाद में रॉबर्ट डॉल, जो रॉबर्ट डॉल है, ठीक है, इनके बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा कि ये पॉलियार्की के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, राइट। इसी तरह से एक ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि जॉन मीरशाइमर, दैट पॉलिटिकल थिंकर आल्सो फेमस फॉर द ऑफेंसिव रियलिस्टिक, राइट। ऑफेंसिव रियलिस्टिक, डिफेंसिव होता है और एक ऑफेंसिव होता है। मतलब ऑफेंसिव का मतलब कि कोई कंट्री आपके ऊपर अटैक कर रही है तो आप उसकी वो करो, डिफेंस करो, और ऑफेंसिव का मतलब है कि आप डायरेक्ट अटैक करो, पहले अटैक करो, मतलब अटैक इज़ द बेस्ट, बोलते कि ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस, राइट। इस तरह की बात कही जाती है। अगला है हंस मॉर्गेनथ्यू। सो मॉर्गेनथ्यू ये रियलिस्टिक व्यक्ति है, इन्होंने 6 प्रिंसिपल दिए थे इंटरनेशनल रिलेशन में, राइट है। वो 6 प्रिंसिपल्स भी आपको याद होना चाहिए। और अगर पूछा जाता है कि किस आइडियोलॉजी से या फिर कौन सी इंटरनेशनल पॉलिटिकल थीरी से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए रियलिस्टिक थीरी से रिलेटेड है, राइट है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि पॉलियार्की अगर मैंने बोला है तो पॉलियार्की का मतलब होता है क्या बेसिकली। पॉलियार्की बेसिकली एक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होती है और उसमें पावर को शेयर किया जाता है मल्टीपल पीपल के बीच में, राइट। पॉलियार्की शब्द है बेसिकली वो ग्रीक वर्ड से आया था, जिसका ग्रीक वर्ड पॉली से नाम से आया था। इसका मतलब पॉली मीन्स मोर देन वंस, मतलब मेनी, राइट। एंड अर्खे जिसका मीनिंग होता है रूल, मतलब बहुत सारे लोगों का रूल होता है। रॉबर्ट एडल use the term in the political science to describe form of the government that is not dictatorship or the democracy। मतलब एक इस तरह की गवर्नमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए रॉबर्ट डल ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था जो डिक्टेटरशिप नहीं है, मतलब तानाशाही नहीं है, और डेमोक्रेसी भी नहीं है, राइट। तो इस तरह से आपको एनालिसिस करते आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, ब्रांडन कमीशन, राइट है। सो ब्रांड बेसिकली कमीशन था, राइट है। सो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये पता होना चाहिए कि नॉर्वे का पहली बात है कि नॉर्वे में आया था ये, और इसको एक अलग नाम से भी जाना जाता है और कॉमन फ्यूचर के नाम से भी। 1980 में ये कमीशन बनाया गया था और 1987 में ये रिपोर्ट दी थी, राइट है। इसके बारे में और भी आपको जानकारी होना चाहिए, जैसे कि ब्रांड कमीशन वॉज एन इंडिपेंडेंट कमीशन था और इन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी कि किस तरह से इकोनॉमिक इनक्वालिटी है साउथ एंड नॉर्थ मीन्स पूरा वर्ल्ड है अपना, जो नॉर्थ इज़ द लाइक मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज़ है, अमेरिकन कंट्रीज़ है समथिंग, राइट। बट साउथ वाली कंट्री है लाइक साउथ अफ्रीका वाली हो गई, फिर इंडियन वाली, और फिर ये नीचे वाली जितनी भी कंट्री है, मतलब जीरो इक्वेटर
इक्वेटर के नीचे वाली कंट्रीज़ को साउथ स्फीयर बोलते हैं, इसको नॉर्थ स्फीयर बोलते हैं। तो साउथ ब्लॉक इज मतलब नीचे वाला, नॉर्थ वाला ऊपर वाला, कि नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक के बीच में जो इकोनॉमिक इनक्वालिटी है उसको किस तरह से रिड्यूस किया जा सके, राइट है। इस कमीशन को विली ब्रांट नाम के एक फॉर्मर जर्मन चांसलर थे, उनके द्वारा इनको चेयरमैनशिप दी गई थी, इसलिए उनके नाम से इस कमीशन को जाना गया था, राइट। और इसका एक्चुअल जो टाइटल था इस रिपोर्ट का वो था, ये याद रखिएगा, एज ए नॉर्थ साउथ ए प्रोग्राम फॉर द सर्वाइवल, ये इसका टाइटल है। हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में टाइटल पूछ लें कि इस कमीशन का टाइटल बताइए। पर्पज़ ये था इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, इसके बीच में किस तरह से कम किया जा सके। नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन, मतलब नॉर्थ की कंट्री और साउथ की कंट्री, ब्लॉक वाली कंट्री, उनके बीच में किस तरह से कोऑपरेशन हो, राइट। और इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट है उसको किस तरह से मिनिमाइज़ करें इन द नॉर्दर्न कंट्रीज़, राइट। और साउथ में किस तरह से हम ग्रोथ को फैसिलिटेट कर सकते हैं, और साउथ में नॉर्थ से रिसोर्सेज का किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकें, राइट। ये रिकमेंडेशन दी थी, 2-3 आप याद कर लीजिएगा। सो इसका आंसर ऑफिशियली दिया गया था, वो बेसिकली दिया गया था, मासिव ट्रांसफ़र ऑफ द रिसोर्सेज फ्रॉम द रिच कंट्रीज टू द पुअर कंट्री फॉर देयर सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड बी डन, ठीक है, वन ऑफ द रिकमेंडेशन। बट मुझे लगता है कि शायद इसके ऑप्शन ये भी होना चाहिए, लाइक बी वाला भी होना चाहिए, और सी वाला एग्जैक्ट परसेंटेज का मैं थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूज्ड, बट स्टिल आई वुड से कि लाइक दिस 3 रिकमेंडेशंस कैन बी अंडरस्टूड, और आई वुड से कि द बेस्ट रिकमेंडेशन और द बेस्ट आंसर कैन बी ऑल ऑफ द अबाव, राइट। क्योंकि ये सारी चीज़ कही गई थी कि डिटेल नेगोशिएशन होना चाहिए नॉर्थ एंड साउथ के बीच में, राइट, अल्लाह, ये सारी चीज़ मुझे लगता है इसका आंसर डी होना चाहिए, बट ऑफिशियली आंसर सी दिया है तो हम सी को मानते हैं, राइट है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिगार्डेड एज द सुप्रीम पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट। तो देखिए अमेरिकन स्टेट का जो सुप्रीम पार्ट है, राइट, वो अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट का वो द जनरल असेंबली, ये याद रखिएगा। कुछ फैक्ट्स सीधा याद रखना होता है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। In which of the following universities the Department of the International Politics was first formed as a separate academic discipline in the year of 1919, right? 1919 में कौन सी यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की शुरुआत की गई थी 1919 में, और 1919 में एक बहुत बढ़िया एक्ट भी आया था जिसको ब्लैक कानून भी कहते हैं, ब्लैक लॉ भी बोला जाता है, राइट। कौन सा याद है आपको? यस, रॉलेट एक्ट आया था, राइट। सो उसी समय एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की एक अलग धारा चल रही थी पूरे वर्ल्ड में, और एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की डिसिप्लिन की शुरुआत हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ द वेल्स, यूके में याद हुई थी, राइट। इसका इस तरह का नाम है, आप पढ़ पाओ तो इसको पढ़ लेना, राइट। मैं इसको प्रोनाउंसिएशन करना मेरे लिए इट्स नॉट माई कप ऑफ टी टू प्रोनाउंस दिस वर्ड, राइट, बट यस याद रखिए यूनिवर्सिटी ऑफ द वेल है, राइट। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स अकर्ड फर्स्ट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर आपको पता है कि जैसे वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड सेकंड तो पता ही है आपको। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब तक हुआ था आपको पता है? 1914 से लेकर 1918 के बीच में। फिर इसके अंदर सेकंड वर्ल्ड वार 39 से 45 के बीच में चलता है। फिर इसके बाद में कोल्ड वॉर शुरू हो गया था, राइट, 45-46 के बाद में, राइट। सो इसके बीच में बहुत सारे इवेंट्स हुए थे, तो कौन कौन से इवेंट्स हुए थे उसकी क्रोनोलॉजी पूछ ली है। अब इसमें बेसिकली आपको इनका ईयर पता होना चाहिए, जैसे कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो कि 1962 में हुई थी। अब इसका एग्जैक्ट ईयर याद रखना पड़ेगा आपको, अगर एग्जैक्ट याद नहीं है तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए 1962 और 60s के आसपास हुई थी, राइट। इसके बाद में वियतनाम वॉर हुआ था 1955 से लेकर 75 के बीच में हुआ था, राइट। इसी तरह से कोरियन वार हुआ था 1950 से 1953 के बीच में हुआ था, और बर्लिन एयरलिफ्ट 1948 से लेके 49 के बीच में हुआ था, दैट ये कोल्ड वार के बीच में ये सारी चीज़ हुई थी। तो इन इवेंट्स के बारे में आप थोड़ा सा सर्च करिए गूगल के ऊपर, आपको और भी अच्छी जानकारी मिलेगी। सो इसका ऑप्शन डी है। सबसे पहले कौन सा हुआ था? 1948 से 1949 के बीच में हुआ था, डेफिनेटली पहला मतलब डी वाला जो ऑप्शन है वो सबसे पहले हुआ था, बाकी सब बाद में होती है, राइट। तो ये इवेंट्स आपको याद होना चाहिए। इनफैक्ट आई वुड से कि लाइक फैक्ट्स आपको याद होना चाहिए, उसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। Who among the following is the author of the famous work Bananas, Beaches and Bases, the most important work of the Cynthia and Loy? तो मेरे ख्याल से जो सिंथिया एंड लॉय है, इनका जो काम है लाइक वीमन पॉलिटिकल थिंकर है, आई वुड से
कभी कभी तो कहा जाता है कि एक ही ये ना बहुत बढ़िया पॉलिटिकल थिंकर है इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, और वो बहुत अच्छा काम लिखा उन्होंने, वो मतलब बहुत अच्छा काम किया बेसिकली। उसमें एक काम लिखा है वो है कि वेयर आर द वीमर्स इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये बहुत ज़्यादा फेमस वर्क है, मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में महिला है ही नहीं, नेगोशिएशन के लिए है ही नहीं। और उसमें लिखा कि बनाना इज बीचेस एंड दी बेसिस, मतलब महिलाओं का इस्तेमाल बेसिकली जो आर्मी कैंप्स होते हैं बेसिस, तो वहाँ की जगह इस्तेमाल किया जाता है, बीचेस में और बनानास वगैरह में किया जाता है, राइट। सो ये बेसिकली एक बुक है, राइट है। ये फेमिनिस्ट थिंकर है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए, और ये अपनी बहुत बढ़िया बात कहती है। इनके बारे में अगर आपने ऑप्शनल को ठीक से पढ़ा होगा, ऑप्शनल आई वुड से कि एमए में अगर ठीक से पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, और नहीं तो अब जाके इसका पढ़िए, बहुत बढ़िया है, राइट है। और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, सो इसके बारे में याद रखिएगा, राइट। अगला क्वेश्चन था, हु अमंग द फॉलोइंग कंसिडर द पॉलिटिकल डेवलपमेंट एज अ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन प्लस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। सो इसका आंसर सीधा सीधा है कि हेलियो जुगार्बी, ठीक है। तो जुगार्बी को ये माना जाता है। अब इसके अलावा जो दूसरे पॉलिटिकल थिंकर्स उनके बारे में आप जान लीजिए। पहला कि देखिए प्रोनाउंसिएशन हिंदी इंग्लिश में या फिर मेरा या फिर आपका डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि उनका नाम ही कुछ अजीब और गरीब होते हैं। हम इंडियंस का प्रोनाउंसिएशन और हमारी जो मदर टंग होती है बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड होती है। सो आई एम सॉरी अगर आपको ऐसा लगता हो कि ये थिंकर इसका नाम ये होना चाहिए, तो यस, आपको जो अच्छा लगता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हाँ आपको पता होना चाहिए इनके बारे में, राइट है। सो आइसेन टाट के बारे में है, ठीक है। तो टायर्ड है या टाट जो भी पढ़ते हो हम, तो ये ट्रेडिशनल चेंज एंड दी मॉडर्निटी, ये इनका वर्क है, याद रखिएगा थोड़ा सा। इसका हमने लियोनार्ड बिंडर के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन्होंने बेसिकली एक बुक लिखी है, ईरान पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन चेंजिंग सोसाइटी 1962 में। ये जो फेमस बुक्स है और फेमस वर्क है इन पॉलिटिकल थिंकर्स का, वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप और भी सर्च कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस, राइट। इसके अलावा ला पोलम बारा, ठीक है, ये इन्होंने लिखे ब्यूरोक्रेसी इन एंड द पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1962। तो ये बुक आ जाएगी डायरेक्टली किसने लिखी है, तो ला पोलम बारा का नाम आपको पता होना चाहिए, राइट। इसके अलावा 10th क्वेश्चन, और आई वुड से इस लास्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, बट शॉर्ट एंड लाइक स्वीट वीडियो बनाना चाह रहा था मैं, सो इसलिए यहीं तक हम सीमित रखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन आर, क्या है। अब तो देखिए ये भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, वुड से कि इंक्रीज द पेनिट्रेशन ऑफ द स्टेट एंड सेंटर इन द सोसाइटी, राइट। सो एब्सोल्युटली मॉडर्नाइजेशन में सोसाइटी में स्टेट का पेनिट्रेशन तो हो ही रहा है, राइट है। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन एज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पावर, अगर पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर हो गया, तो फिर जो लाइक पहले जो हमारे काइंड ऑफ किंगडम हुआ करते थे, ट्राइबल ग्रुप्स हुआ करते थे, और फिर हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में डिफरेंस क्या हो जाएगा। सो वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, लाइक वी आर द लाइक रियल सोर्स ऑफ पावर। सो पॉलिटिकल अगर मॉडर्नाइजेशन सिस्टम को ही हो रहा है, उसमें पावर का कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, तो इट इज़ नॉट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडर्न पॉलिटिकल थियरीज और पॉलिटिकल सिस्टम्स, राइट। सो ऑब्वियसली ये आंसर नहीं होगा। सो सेकंड ऑप्शन अगर आप काटोगे तो ये निपटा दो, ये वाला निपटा दो, ये वाला निपटा दो, आंसर आपका आ ही जाता है। तो इन लार्ज एंड द ब्रॉड बेस ऑफ द ब्यूरोक्रेसी इज डेफिनेटली ब्यूरोक्रेसी। हाँ, एक पॉइंट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी केवल सिर्फ पब्लिक सेक्टर में नहीं होती माय डियर फ्रेंड्स। ब्यूरोक्रेसी ऑल्सो यू कैन सी in the private sectors and private firms, especially in the multinational corporations, और उनकी ब्यूरोक्रेसी बहुत ही सिस्टमेटिक और बहुत ही इफिशिएंट होती है, राइट है, तो वहाँ भी होती है। खैर इसका और इस क्वेश्चन का कोई लिंक नहीं है, बट मैंने फॉर दी लाइक सेक ऑफ नॉलेज आई टोल्ड यू, बट एनीवे आपको पता होना चाहिए होता है। सो आंसर सी इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस